से सेवा की और ध्येय के साथ कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान एक बार दोस्तों फिर हाजिर है अपनी ज्ञान सुधा कार्यक्रम की इस श्रृंखला में। यह ज्ञान सुधा कार्यक्रम जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्षमता विकास और हमारे मार्गदर्शन अपने युवाओं के मार्गदर्शन और मोटिवेशन के लिए आरंभ किया गया है। दोस्तों, इस ज्ञान सुधा कार्यक्रम में हम आजकल आपके साथ लेकर आ रहे हैं सफलता के मंत्र। प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे सफल हुआ जाए, इसके लिए हम ऑनलाइन लाइव सेशंस लेकर हाजिर होते हैं और ये सेशन बुधवार और शनिवार के दिन सप्ताह में 2 दिन आयोजित किए जाते हैं। आज के इस सत्र में ये हमारा 10वां दिन है हमारी श्रृंखला में, और आज हम बात कर रहे हैं एक खास मुलाकात प्रोग्राम के तहत। दोस्तों, एक मशहूर मोटिवेटर जो बहुत बड़ा नाम है मोटिवेशन की फील्ड में, और उनके साथ बात कर रहे हैं। आज हम प्रशासनिक सेवाओं हेतु साक्षात्कार स्वयं का श्रेष्ठ कैसे करें, यानी इंटरव्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हाउ टू डू योर बेस्ट। और दोस्तों, इस खास मुलाकात में आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर रमेश अरोड़ा साहब। रमेश अरोड़ा साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मैनेजमेंट, मोटिवेशन इत्यादि इत्यादि पता नहीं कितनी परीक्षाओं के लिए आप एक मोटिवेटर, सफल मोटिवेटर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। और दोस्तों, मैं आज इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हाजिर हूं, डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज, कॉलेज शिक्षा से। इस मोटिवेशन प्रोग्राम में, इस सफलता के मंत्र के कार्यक्रम में दोस्तों स्वागत है हमारे दर्शकों का, हमारे अतिथि प्रोफेसर रमेश अरोड़ा साहब का। सर, हमारे दर्शक हमें मेल करते हैं, हमारे दर्शक हमें व्हाट्सएप पे लिखते हैं और उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं उनकी निकल कर आती हैं। और पहला जो सबसे अहम सवाल जो हमारे दर्शकों ने हमसे किया है वो ये है कि जैसे ही इंटरव्यू की तारीख आ जाती है तो बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे इंटरव्यू की तारीख आ गई, लेकिन उसके साथ एक डर बैठ जाता है। सर, इंटरव्यू की तारीख तय होते ही इस डर का और खुशी का जो मेल जोल है, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, ये सात्विक डर है, तामसिक डर नहीं है, राजसी भी कह सकते हैं। तो ये डर होना बुरी बात नहीं है, इससे हम अधिक सावधान हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, और हमारी जिज्ञासा का प्रभाव होता है कि हम और अधिक अपने आप को प्रवीण करते हैं। अगर किसी ने तैयारी की ही नहीं है अब तक, इंटरव्यू की इंतजार ही कर रहे हैं आप इतने दिनों से, इंटरव्यू 2 साल बाद भी हो रहा है, 1.5 साल बाद भी हो रहा है, तब तो डर ज्यादा लगेगा क्योंकि आपने तैयारी की नहीं। और यदि आप तैयारी करते रहे हैं इंटरव्यू की इतने दिनों में अपने रिटर्न के बाद, तो फिर डर की जगह खुशी होगी। पर डर होना अच्छी बात है क्योंकि हम सावधान हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस पर डिपेंड करता है कि हमने रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट के बाद समय कैसे काटा। आएगा मेरा, मान लीजिए रिटर्न में नाम, तो फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा, ये गलत चीज है। ध्यान रखिएगा, रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू का मुख्य अंतर क्या है। रिटर्न एग्जाम में केवल आपके कृतित्व का मूल्यांकन है, वो भी पार्शियल कंट्रीब्यूशन। आपने जो पढ़ा है, कुछ सब्जेक्ट पढ़े हैं, 4 पेपर तैयार किए या 5 तैयार किए हैं, पर इंटरव्यू में टोटल पर्सनैलिटी का एनालिसिस है। इसलिए इंटरव्यू रिटर्न से अधिक कठिन होता है। उसके लिए अधिक हमें प्रवीणता चाहिए, योग्यता चाहिए। अपने आप को तत्परता में लाने के लिए स्थिति में हमें इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से करनी चाहिए। माना कि मार्क्स उतने नहीं होते जितने रिटर्न के हैं, और इंटरव्यू के मार्क्स कई बार इंसान को एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ले जाते हैं, ढकेल भी देते हैं, आउट भी कर सकते हैं। एक नंबर से कई बार कैंडिडेट रह जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो पूरी करनी चाहिए, फिर डर नहीं लगेगा। और लग भी जाए तो तैयारी करके डर को समाप्त किया जा सकता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर, 2018 के आरएएस के परीक्षा के परिणाम अभी आ चुके हैं, और चूंकि ये काफी समय से विलंबित हो रहा था, तो हमारे कुछ दर्शकों ने हमें सवाल लिखकर भेजा था। बड़ा सटीक सवाल था, मुझे लगता है वो आगे वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं, ये इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके बता देते हैं। कोई कहता है कि आप आईने के सामने खड़े होकर तैयारी करिए, अपने आप को सुनिए। कोई कहता है कि आप अपने एक ग्रुप को बना लीजिए, ग्रुप के सामने करिए। कोई कहता है किसी दोस्त को डमी बिठा लीजिए। सर, आप बहुत सारी परीक्षाओं में साक्षात्कार में भी एज एक्सपर्ट जुड़े हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि तैयारी करने का, साक्षात्कार का सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए, शीशे के सामने खड़े होने की बात तो ये है कि पब्लिक स्पीकर बनना हो। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन में शीशे के सामने खड़े होकर के अभ्यास करते थे, अच्छे स्पीकर बने।
और यहाँ पर ये कि सामने किसी को बिठा करके आप जनाब डमी बना करके बोल रहे हैं, या आप ऑडियो कर रहे हैं, मतलब अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो देखिए उससे लाभ इतना नहीं होगा। लाभ होगा मॉक इंटरव्यू से, लाभ होगा 4 लोगों का ग्रुप बन जाए, 5 का बन जाए, तो ऑनलाइन टेलीफोन भी आप जनाब कर सकते हैं आप, है ना। ये जरूरी नहीं कि जूम या गूगल ही करें, 10 लोगों तक तो कोई भी आप इंटरव्यू में बात कर ही सकते हैं एक दूसरे से। क्या करना चाहिए, जैसे 5 दोस्त हैं, तो आज इंटरव्यू है हम सबका, तो हम पांचों अलग अलग सब्जेक्ट तैयार करेंगे, बाकी चारों लोग जो हैं उस एक व्यक्ति से सवाल पूछेंगे 15 मिनट। इससे एक तो तैयारी उनकी पहले ही हो चुकी होगी, सवाल पूछने वाले की भी तैयारी होनी चाहिए, और फिर 5 टॉपिक तैयार हो जाएंगे सवा घंटे 1.5 घंटे में। मॉक इंटरव्यू में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी हिचकिचाहट टूटती है, आपको मालूम पड़ता है ये कहाँ आपकी कमियां हैं, आपकी शक्तियों के बारे में आपको ज्ञान मिलता है, आपकी वाक पटुता के बारे में ज्ञान मिलता है, आपकी जो एक तरह से बोलने की शक्ति है उसका परीक्षण हो जाता है। अच्छा, ये आवश्यक है कि हम जितना हो सके मॉक इंटरव्यू करें। इसकी तैयारी का एक प्रश्न और भी उठता है कि हम तैयारी करें कैसे, भी आप जरूर पूछना कि भाई हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। जो समय मिलता है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। परंतु मैं समझता हूं कि इंटरव्यू का सबसे अच्छा तरीका है तैयारी करने का मॉक इंटरव्यूज। हाँ, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने ऑडियो पर, वीडियो पर, वो भी फायदेमंद है, पर जब तक एक इंटरव्यू का माहौल ना हो, 5 लोग ना बैठे और आपको इंटरव्यू ना ले रहे हो 4 लोग, तब तक वो आपको रियल मॉक इंटरव्यू का आनंद नहीं आता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि वीडियो कॉल करके और मॉक इंटरव्यू करने चाहिए। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि पहला सवाल जहाँ डर की बात हो रही थी, और वही मॉक इंटरव्यू में कहीं ना कहीं एक बार अपेयर हो जाता है कि वो डर हमारे मन में होना चाहिए कि कोई मुझे इंटरव्यू कर रहा है, तो शायद तैयारी बहुत बेहतर होती है। और आपने बहुत अच्छा आपने बताया कि मॉक इंटरव्यू जो हमारे प्रश्न भी था ये, लेकिन आपने खुद ही बताया कि मॉक इंटरव्यूज किए जाने चाहिए। सर आप यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी संस्थाओं में एज ए इंटरव्यू एक्सपर्ट्स के रूप में आप बैठे हैं, और आपने सर बहुत सारी चीजों को बारीकी से देखा है, करीब से देखा, और आज भी आप उस पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, खास बात यह है कि हम इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, 100 सवालों का एक लिस्ट बनाएं और उनके उत्तर लिख डालें। आप कहेंगे उत्तर लिखना, इंटरव्यू अलग है लिखना, बिल्कुल, लिखने से आपकी स्पष्टता आएगी, there will be clarity of thoughts and ideas. This clarity will give you confidence. अब ये सवाल आए या ना आए, इन 100 में से 2-3 तो आएंगे ही। करंट अफेयर्स के हैं, इंटरनेशनल के हैं, राजस्थान के बारे में, राजस्थान की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपके सब्जेक्ट है जिसमें आपने एमए किया है या एमएससी की या पीएचडी का सब्जेक्ट है, आपकी जो हॉबीज हैं, आपने जो चारों पेपर हैं उनमें से मेन टॉपिक्स हैं। इस तरह से मर्जी से 100 सवाल बना लें। 4 बच्चे बनाएंगे तो 400 हो जाएंगे, इन 400 में से 200 कॉमन हो जाएंगे, तो 200 सवाल हो गए। अब जनाब 4 बच्चे मिलकर तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अकेला बच्चा ही जनाब 100-125 सवाल बना लेता है, और उसकी वो जनाब पूरी तैयारी करके आंसर शीट्स में आधे पेज में आंसर लिख लेता है। फिर क्या करता है, वो एक डायरी बनाता है, उसको इंटरव्यू डायरी कहते हैं। उस इंटरव्यू डायरी में डेट नहीं लिखी होती, उसमें हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल टॉपिक्स टू बी प्रिपेयर्ड। एक लिस्ट बनेगी, 3-4 पेज बन जाएंगे। 10 पेज के बाद लिखेंगे टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, किससे बात करनी है, डाउट्स टू बी रिमूव्ड, स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी टू बी कलेक्टेड। तो आप इंटरव्यू की तैयारी, और फिर एक ऐसा होना चाहिए कि आज मैंने किया क्या, व्हाट इज इट आई हैव डन टुडे। और मान लो निराश हो, मैं तो बड़ी परेशान हूं, वो भी लिख डालिए। तो एक होती है एक डायरी ऐसी होती है जिसमें प्रोग्रेस भी होती है, और एक अपनी निराशा को या आशा को व्यक्त करने के लिए पेजेस भी होते हैं। तो हम कई बार निराश हो जाते हैं, अरे पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यू खराब हो गया तो क्या होगा, नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे लिए कि मैं आऊंगी, मैं नहीं आई तो क्या। लिख डालिए और उसका जवाब अपने आप को दीजिए। प्रिय त्रिशला, तुम घबराओ मत, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। मैं आपको सच कहता हूँ, यदि एक स्टूडेंट मन में संकल्प लेकर अपने आप को यह संदेश देता है कि उसका इंटरव्यू अच्छा होगा, तो उसका इंटरव्यू अच्छा होगा ही। The talking to oneself, that self-talk, that power of auto-suggestion changes the total climate of a person in the interview board also. वो शक्ति आएगी कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा हो रहा है, होने वाला है, होने जा रहा है। रोज सवेरे उठकर तो जो मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा, भगवान अच्छा करना ठीक है,
कोशिश करनी ठीक है, पर आप देखिए इसको साइको साइबरनेटिक्स कहते हैं, ऑटो सजेशन भी कहते हैं। दुनिया में ये नियम बना हुआ है कि यदि आपने भाषण से पहले, एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, यात्रा से पहले, किसी बड़े आदमी से मिलने से पहले मन में ठान ली कि मेरा अच्छा होगा ही, ईश्वर तो मदद कर ही रहा है, तो इंटरव्यू अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा। अच्छा, एक डायरी बनानी चाहिए और उस डायरी में सब कुछ कोशिश करनी चाहिए लिख करके, और गो बाय द डायरी। सर बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और आज ही मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आपने एक वीडियो शेयर किया था कि अपने आप से बात करिए और अपने आप से आपको विश्वास दीजिए कि अच्छा ही होगा। वैसे मेरे इंटरव्यू के ऊपर 7 वीडियो हैं, बच्चे देख लेंगे मेरे नाम से ही, रमेश के अरोड़ा के नाम से ही। वीडियो इंटरव्यू में कैसे तैयारी की जाती है उसके 7 वीडियो हैं। मैं आपको मैंने भिजवाए नहीं, शायद मैंने कमिश्नर साहब को भिजवा दिए थे, पर आपको भेज दूंगा, आप बच्चों को भेज। और सर बहुत अच्छी बात है, एक दूसरी बात आपने कही है कि जैसे इंटरव्यू में अगर कम नंबर आएंगे, ये होगा वो होगा, डर जो हमारे मन में बैठा होता है, अगर हमारे ये दर्शक ये ठान लें, हमारे युवा ये ठान लें कि कोई काम हो जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। अगर एक विकल्प बंद होगा दूसरा विकल्प चालू होगा, और कहीं ना कहीं अब वो आपके लिए श्रेष्ठ भी होगा। इसलिए कभी नहीं घबराना चाहिए कि अगर ये नाराज हो गया। हेलन केलर जो गूंगी, अंधी और बहरी थी 2 साल की उम्र से, उससे कहा जो दरवाजा बंद हो गया है उसकी ओर मत देखते रहो, उन दरवाजों को देखो जो खुले हैं, जो खुले हैं और खुलने वाले हैं, खोल डालो। मैं तो एक नई चीज कहता हूँ, यदि कोई दरवाजा नहीं है दीवार तोड़ के बना डालो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, दूसरा मैं आरएएस में आऊं ही, इसमें हर समय 2 गोल रखने चाहिए, नंबर 1 गोल, नंबर 2 गोल। अगर मुझे तो बनना ही है आरएएस, इसके बाद मुझे बनना ही नहीं है, मेरा जीवन यही है, ये गलत है। सेकंड टीचिंग है, बैंक सर्विस है, इंश्योरेंस है, और कुछ जॉब है। हर समय सेकंड चॉइस रखनी चाहिए, सेकंड गोल। अदरवाइज क्या होगा, बैकअप गोल नहीं होगा तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे। अब देखिए, भाग्य भी तो कोई चीज होती है। हो सकता है कि आपको आरएएस से ज्यादा अच्छा जॉब मिल जाए, कल को आपका ज्यादा नाम हो जाए और आपके अंडर में आरएएस काम करें, आपके अंडर में ऑफिसर्स काम करें, आपके अंडर आईएएस काम करें। यू नेवर नो। पर इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। नर हो ना निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो। बहुत अच्छी बात सर। आपने आज एक बुद्धा की बात अपने वीडियो में कही थी, बुद्धा का एक सेंटेंस था, आप हमारे दर्शकों को यदि बताएं तो सर उसका बहुत दीपक भाव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने आप को गाइडेंस दो, अपने अध्यापक बनो, अपने प्रेरक बनो, अभिप्रेरक बनो, अपने आप को प्रोत्साहन दो, अपने आप से बात करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सर मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, दोस्तों आप सुन रहे हैं ज्ञान सौधा कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग का, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन के लिए हर बुधवार और शनिवार हाजिर होते हैं अपने ऑनलाइन सेशंस में, और हम जारी कर रखेंगे अपनी बात। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर रमेश अरोड़ा साहब के साथ में। सर हमारे कुछ दर्शकों ने लिखा था, जब प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने कक्ष में घुसे तो क्या क्या बातों का या आचार एक्सपेक्टेड होते हैं, क्या क्या एथिक्स एक्सपेक्टेड है? मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, गलतियां क्या ना करें, वो तो अपने आखिर में ले लेंगे, पर फिर बताना चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू से पहले जब एक कमरे में बैठे हुए हैं, लोगों से ज्यादा बातें नहीं करें। जी सर। जब भी कोई इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आदमी आता है, अरे तुमसे क्या पूछा, तुमसे तो नहीं पूछा जाएगा, जो उससे पूछा गया आपसे नहीं पूछा जाएगा। घबराहट में मत लाइए, अरे मेरी तैयार नहीं है, उसको जनाब ज्योग्राफी का देख रहे हैं, अरावली हिल के बारे में उसको पूछ लिया है। बिल्कुल नहीं करना है। शांत, धैर्यवान, मेडिटेशन के पोज में बैठे हुए हैं, शांति से मुस्कुराते हुए। आपका अवसर आएगा, आपका बहुत अच्छा आएगा। दूसरे व्यक्तियों से लेना देना ज्यादा नहीं है। 5 मिनट आने वाले हैं, बाथरूम चले जाइए, वॉशरूम में मुंह धोइए, शीशे के सामने खड़े होइए, कहिए नमस्ते, आज का इंटरव्यू अच्छा होगा। वहां है शीशे की जरूरत, ठीक है? और बिल्कुल अपने कपड़े ठीक करके, बाल ठीक करके, मुस्कुराते हुए इंतजार करिए। अब जनाब उसने दरवाजा खोला, आपका नंबर आया, आपको जरूर पूछना चाहिए, मे आई कम इन सर, ठीक है? पूछिए, वो आप कहेंगे कम इन, आप अंदर जाएंगे। अपनी स्पीड से जाइए, तेजी से नहीं, धीरे भी नहीं, झुक करके भी नहीं, तन करके भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होके जाइएगा। जब आप कुर्सी पर बैठेंगे नहीं, उसके पहले आप चेयरमैन को नमस्ते करेंगे। अब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में चक्कर ही है। 12 बजे तक गुड मॉर्निंग होती है, 12 से 4 गुड आफ्टरनून होता है, और 12 बजे एग्जैक्ट गुड नून हो जाता है, फिर गुड इवनिंग हो जाता है 4 के। क्यों चक्करों फंसते हो? नमस्कार, हिंदुस्तानी लोग बेस्ट है।
वो कहेंगे हैव ए सीट, आप अभिनव हैं, बैठिए। आप कुर्सी के पास खड़े हो जाएंगे, वो आपको बैठने के लिए कहेंगे। मान लो वो कहते नहीं है आपको बैठने के लिए, भूल जाते हैं कहना, सर मे आई टेक ए सीट, पूछ लीजिए और बैठ जाइए। बैठने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट तो होनी ही चाहिए, दोनों पैर जमीन पर होने चाहिए। बाईं तरफ से कुर्सी पर बैठिए, पैर दोनों जमीन पर रखिए, हाथ अपनी जंघा पर रखिए, टेबल पर नहीं। कागज वगैरह कुछ लाए हैं, ज्यादा तो चीजें नहीं लानी चाहिए, फिर भी टेबल पर रख दीजिएगा। और जनाब आप इंतजार कर रहे हैं अगले सवाल की, फिर वो आपसे सवाल पूछते हैं, अच्छा आप अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताइए। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल कभी भी अपनी जाति, अपने गांव के बारे में बता दें, पर जाति के बारे में नहीं बताया जाता। नाम भी मान लो किसी लड़की का अर्चना मलिक है, तो मलिक नाम वहां नहीं होगा उनके पास, बैरवा और मीना भी उनके पास नहीं होगा, वो इस चीज को नहीं देखते। बाद में देखा जाएगा रिजर्वेशन का जो मामला है, पर बोर्ड के पास सिर्फ नाम होता है, जाति नहीं होती। ना आपको ये बताना है मेरे फादर IAS हैं, RAS हैं, कुछ भी डींग नहीं हाँकनी है, सिंपल जाना है। और आपसे जो पूछे अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, आपके एक्टिविटीज के बारे में बताइए। अच्छा कोई हॉबीज भी हैं क्या? अब हॉबीज होना जरूरी नहीं होता, नहीं कहीं साहब मेरी कोई हॉबी नहीं है, अभी डेवलप नहीं कर पाया, बाद में करूंगा, अभी समय नहीं मिला है। तो ऐसी हॉबी रखो जिसके बारे में तैयारी हो, वो पूछे। तो मुझे पढ़ने का शौक है, तो आप पढ़ने का शौक है, तैयारी होनी चाहिए, किताब तो पढ़िए ना और बताइएगा उनको। अच्छा आप बड़ी सावधानी से बैठिए। और अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है, नई ड्रेस बिल्कुल नहीं पहननी, नए जूते बिल्कुल नहीं पहनने, नई साड़ी, नए शूज, नई टाई, नई कमीज, नई पैंट, ना कुछ नहीं। और नहीं तो चू चू करेगा आपका जूता भी। जो कपड़ा आपने पहनना है उसका पहले अभ्यास कर लेना चाहिए, कि जो आपको 2-3 बार पहन लेना चाहिए वो ड्रेस, फिर धुलवा लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। और सफेद कपड़े नहीं पहनने, है ना, कुछ हल्के रंग के, हल्का नीला, हल्का ब्राउन, हल्का हरा, हल्का पिंक, कोई बात नहीं। गर्मी बहुत हो तो टाई की जरूरत नहीं है, टाई पहनते हो तो अच्छी बात ही है, यू लुक नाइस। और कपड़े खराब हो तो नंबर कट सकते हैं, जैसे आपने बाल नहीं ठीक किए हुए, अच्छा बार बार आप बाल को ठीक कर रहे हैं, आप मतलब शांत रहिए। अरे भाई क्या है इंटरव्यू, 4 पिता समान तुल्य लोग, बॉस समान तुल्य लोग, गुरु समान लोग आपको देख रहे हैं, आप घबराते क्यों? आप में योग्यता है तो वाई टू वरी, है ना। राठी युवती हम देख रहे हैं, वो तो देख के आपके बारे में खराब कोई व्यूज थोड़ी रख रहे हैं, वो दे लाइक यू। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड में घुसे, सामान्य रहें, लंबे सांस पहले ले लें बाहर। भारद्वाज जी, इंटरव्यू बोर्ड में आने से पहले लंबे सांस ले लें, तो आपको अंदर लंबे सांस लेने पड़ेंगे, क्या फायदा है। करके बैठ के जाइए मेडिटेशन से, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बहुत अच्छी बात जो आपने कही, नई कपड़े नहीं पहने, और उसके पीछे रीजन भी आपने दिया। सर एक छोटा सा एक और जिज्ञासा हमारे एक दर्शक ने लिख के हमको भेजी थी कि जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड एक जो इंटरव्यू देने वाला है उससे क्या क्या अपेक्षा रखता है? नॉलेज के मामले आदमी को बहुत पसंद करता है जो डायनेमिक हो, जिसके चेहरे पर उत्साह हो, जो जिसके बोलने में उमंग हो, जिसमें जिज्ञासा हो, जो उसकी पर्सनैलिटी है, और उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सारे सवालों का जवाब अगर इंटरव्यू बोर्ड का कोई एक आदमी बैठ जाए ना सामने, तो वो तो भी इनसे दे सकेगा। हम ये मानते सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, मेरे 2 सवाल रह गए, उसके नंबर का कुछ नहीं होता। जो सवालों का जवाब नहीं आता उसके इंटरव्यू में नंबर नहीं काटे जाते, जो आता है उसके ऊपर नंबर दिया जाता है। इसलिए आप चिंता मत करिएगा और पर्सनैलिटी रखिएगा, वो आपको टेस्ट करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, जानकर ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका आप जवाब ना दे सकें। आपकी समीक्षा देखेंगे, आपके एनालिटिकल पावर देखेंगे, आपकी नॉलेज देखेंगे, अवेयरनेस देखेंगे, बात करने का ढंग देखेंगे, और स्टाइल जो देखेंगे कि आप किस तरह से बोलते हैं। आप क्या बोर्ड के मेंबर से डिफर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, अपनी बात को सही ठहराने के लिए क्या कह रहे हैं, कोई चीज नहीं आती तो कैसे जवाब दे रहे हैं, आप में कितनी नवीनता है, कितनी विनम्रता है, कितनी नैतिकता है। आप झूठ तो नहीं कहीं बोल रहे, बिना बात डींग तो नहीं हाँक रहे, आप में आत्महीनता की बात तो नहीं है कहीं, अरे मेरे कुछ नहीं आता, मेरा जीवन तो कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो आप स्ट्रेस में कैसे अपना जवाब देते हैं। आपके व्यक्तित्व का पूरा परीक्षण वो कर रहे हैं शांति से,
आप उनके बच्चों की तरह से हैं, आपको घबराना नहीं है। वो आपके संरक्षक या गार्जियन की तरह से हैं, आपके मालिक नहीं है। आपको रिजेक्ट करने को नहीं आए, वो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं वहां पर। सर बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसमें जो एक गार्जियन की तरह वो बैठे होते हैं, और एक स्ट्रेस की बात आपने भी कही थी। सर अगला सवाल यही था हमारा दर्शकों का, कि जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं और जब भी वो सवाल पूछना शुरू करते हैं, उससे पहले एक डर मन में आ जाता है। उस डर से कैसे उभरा जाए? बोर्ड के सामने बैठे हुए और मन में डर लग रहा है कि क्या करें, पता नहीं क्या होगा, क्या पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे। सर इस डर का कैसे इलाज किया जा सकता है? इंटरव्यू बोर्ड की यही मजेदार बात है इंटरव्यू की, कि हम सोच ही नहीं सकते कि क्या पूछा जाएगा। यही तो मजा है, रोमांच है, रोमांस है, एडवेंचर है इंटरव्यू। उसी में तो अपना परीक्षण होता है। इसलिए मैं कहता हूँ साक्षात्कार का मतलब है अपने आप से साक्षात्कार। कितनी परिस्थितियां जीवन में आती हैं ऐसी जिनका हम सामना नहीं कर पाते आसानी से, उस समय परीक्षण होता है हमारा, एंड वी आर एबल रीड टू आंसर क्वेश्चंस वेरी वेल। और जितना आप कॉन्फिडेंस रखेंगे आप अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे। और यदि आपने 60% सवालों का भी जवाब दे दिया तो इंटरव्यू अच्छा मानता हूं मैं। पर आपको ये बताऊं आपको डर की क्या बात है। स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में लेक्चर देने के लिए गए थे। पहले कोऑर्डिनेटर ने कहा स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में। डर रहे थे। दूसरी बार कहा स्वामी जी, डर रहे थे, फिर भी मना कर दिया। फिर तीसरी बार कहा जब बाद में कि स्वामी जी लास्ट चांस फॉर यू, तो खड़े हुए। स्वामी जी लिखते हैं मेरी टांगे कांप रही थी, मेरी जबान सूखा हो रहा था, जबान सूखे हो रही थी, गला सूख रहा था, मैं घबरा रहा था, दिल की धड़कन बढ़ गई थी, पर मैंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि मैं घबरा रहा हूं। तो अगर आप घबरा भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, तो बताइए मत किसी को कि मैं डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। अरे भाई सभी होते हैं, और नहीं होगे तो करोगे क्या, इसलिए दिखाइए मत। आत्मविश्वास का प्रदर्शन करिए, शांत धीर गंभीर करके रखिएगा अपने आप को। और शुरू शुरू में तो होगा ही, पर जो ही 1 डेढ़ 2 मिनट गुजर जाते हैं वो आपको बड़ा ही मतलब आपको कंफर्टेबल बनाते हैं। वो आपसे सवाल पूछेंगे आपके बारे में, अच्छा नहीं बता सकते कोई बात नहीं, आगे चलिए। आपसे कुछ सवाल और पूछेंगे, मैं बताऊंगा कि यदि परिस्थितियां वास्तव में विकट हो जाएं तो क्या करते हैं। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरव्यू एक अवसर है ये प्रदर्शन करने का कि मेरे अंदर शक्ति है, धैर्य है, प्रवीणता है, योग्यता है, अनुभव है, अनुभूति है, आशा है, आस्था है, जिज्ञासा है, विश्वास है। ये धीरे धीरे करके सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत अच्छी बातें सर आपने हमारे दर्शकों को बताई, और वाकई इसकी जरूरत है। इंटरव्यू देने वालों को उनमें ये चीजें होनी चाहिए, ये इनकलकेट करना चाहिए। हालांकि एक सवाल जिसपे बहुत बड़ा फोकस होगा कि क्या नहीं करें, वो हम आपसे लास्ट में करेंगे। सर एक हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जब हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएं और इंटरव्यू बोर्ड हमसे सवाल करता है, तो हमें प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना चाहिए ताकि उसका प्रभाव बहुत अधिक हो? पहले तो जानना चाहिए सवाल आते कैसे हैं। आइए आपको सवालों के बारे में बताएं। पहले सवाल इंफॉर्मेशन बेस्ड आते हैं, जिसमें वो आपके देखना चाहते हैं कि योग्यता क्या है। ये सवाल इंटरनेशनल अफेयर्स पर हो सकते हैं, सिंपल भी पूछ सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइएगा कि वाइस प्रेसिडेंट यूएसए का कौन है, एंजेला मर्केल के बाद कौन आया, क्या अभी भी हैं वो जर्मन चांसलर। एग्जाम्पल ना हाँ वाले सवाल हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के बड़े ज़बरदस्त हैं, अफगानिस्तान के हो सकते हैं, अमेरिका के हो सकते हैं, थाईलैंड के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। पहले इंटरनेशनल, दूसरे नेशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस समय, जैसे कोविड का सवाल तो जरूरी पूछा जाना चाहिए, इससे मालूम पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सवाल पूछते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं नई जो बनी हुई, एजुकेशन पॉलिसी है, हाउसिंग पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। राजस्थान के बारे में जरूर पूछ सकते हैं, खासकर हिस्ट्री के बारे में, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, आपके राज्य की समस्याओं के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, और साथ ही में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द स्टेट या कंट्री के बारे में। ये है कौन से सवाल है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन बेस्ड है। दूसरे हैं सुझाव दीजिए, क्या करना चाहिए आगे, थर्ड वेव आए तो क्या करना चाहिए, सुझाव होने चाहिए। इकोनॉमी बहुत गिर गई है, कैसे उठाएं, सुझाव दीजिए। ये दूसरी तरह के सवाल हैं।
राजस्थान रेगिस्तान है, परंतु इजराइल में तो रेगिस्तान के बावजूद अपने आप को बहुत ही समृद्ध कर लिया। क्या करना चाहिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में? इस तरह के सवाल हैं जिसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। जो आपने 4 सब्जेक्ट करे हैं, जिसमें आपने एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी की है, उसके बारे में सवाल पूछते तो नहीं है, पर पूछने में हक क्या है, हर्ज क्या है, पूछ सकते हैं वो। अच्छा, आपका पॉलिटिकल साइंस में कौन आपका अच्छा थिंकर था, किसको मानते हैं आप? हॉब्स, लॉक, रूसो, प्लेटो, सोक्रेटिस, इसको पूछते हैं। इकोनॉमिक्स में आप केन्स का बताइए, है ना, आप पिगो का बताइए, मार्शल का बताइए, लिपसेट का बताइए, या आप लेटेस्ट जो भी इकोनॉमिस्ट है उनके बारे में बताइए, या आप नोबेल प्राइज मिला है जिनको 2-3 को, 2 को तो मिला ही है, इंडियन कौन कौन है, अमर्त्य सेन के बारे में जरूर पूछ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज। फिर एनालिटिकल नॉलेज। अच्छा ये बताइए, करप्शन क्यों है हिंदुस्तान में, महिलाओं की स्थिति कमजोर क्यों है? यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि करप्शन, जैसे एक सवाल मैंने पूछा एक बार यूपीएससी में कि वाई देयर इज करप्शन, तो उस लड़के ने जवाब दिया देयर इज ग्रीड, दैट्स द मेन कॉज। मैंने कहा दैट्स ऑल? नो सर, दैट्स द मेन कॉज। नहीं, ऐसा जवाब सही नहीं है। सब करप्शन के कई कारण हैं। हिस्टोरिकल कारण है, हमारे मुगल युग में भी था, प्राचीन में भी था, ब्रिटिश काल में भी था। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था जहाँ गरीबी ज्यादा होगी, जहाँ राजनीति में अधिक लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी होगी, जहाँ न्यायपालिका शीघ्र निर्णय नहीं लेगी, जहाँ कानूनों में निश्चित रूप से रिक्तता होगी, जहाँ पर समाज में धन का महत्वपूर्ण स्थान होगा, जहाँ पर भी दंड व्यवस्था अच्छी नहीं होगी और ना ही किसी अच्छे आदमी को पुरस्कार दिया जाएगा, जहाँ पर मीन्स और एंड्स में अंतर ना किया जाएगा, जिस देश में गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 48 को हो जाए, उसके बाद कोई नया गांधी पैदा ना हो, तो कौन नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा? शिक्षा में केवल एक ही बात है कि हमारे पेट के लिए शिक्षा, धन जो है वो केवल व्यवसाय के लिए हो, तो वहां भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। सब जितने कारण हैं उसमें हिस्ट्री के अलावा बाकी सब जितने कारण हैं उन सब के उपाय हैं। हमारे कानून सख्त होने चाहिए, न्यायपालिका जल्दी निर्णय दे, दंड, खराब आदमी को दंड मिले, अच्छे आदमी को पुरस्कार मिले, शिक्षा व्यवस्था में संतुलन हो, हमारे मूल्य अधिक बने, समाज में जो सामाजिक और राजनीतिक नेता हैं हमारे, सॉरी ये साथ ही में धार्मिक नेता हैं, इनको अपना व्यवहार यदि ठीक ना करेंगे, केवल संपन्नता, वैभव, वर्धमान याद आएगा, महावीर नहीं याद आएगा, तो फिर कैसे काम होगा इस देश में? हमारी परंपरा और हमारी अलौकिक संस्कृति और देन को निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति में हम उसका पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, तो भ्रष्टाचार कम कैसे होगा? अच्छा सर, हमें क्या करना चाहिए? कानून सख्त हो, सब मॉनिटरिंग हो, लीडरशिप का ये रोल है, सख्ती बरती जाए। कौटिल्य ने कहा था, दंड, जहां दंड नीति नहीं होगी वहां पर प्रशासन नहीं चल सकता, और इस बारे में हमारे नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। किसी भी नेता ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का पहला बीड़ा नहीं उठाया। आई थिंक इट टाइम हैज कम, हमें बदलना होगा। और इसलिए कि अगला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के बारे में, अगला सवाल है मूल्यों के बारे में, कि हमारी नैतिकता मूल्यों के बारे में क्या आप, एक स्ट्रेस का सवाल आ सकता है, आपसे ऐसे सवाल पूछें जिनका आप जवाब ना दे सकें। अच्छा, एक जो ऐसे सवाल हो सकते हैं जो कि क्लोज क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइएगा कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई? मैं 3 वर्ष दे रहा हूँ, 1858, 1857, 1859, तो नेचुरली आपको बताना पड़ेगा 1858 है जो, या जो भी डेट तक याद होती है लोगों को। ओपन एंडेड सवाल जो हो सकते हैं उसमें समीक्षा के बाद साथ ही में कारण बताने पड़ते हैं, उपाय भी देने पड़ते हैं। जिस सवाल का जवाब अच्छी तरह से आए खूब बोलिए, उसको गोल्डन क्वेश्चन कहते हैं। जिसका ठीक ठाक जवाब आता हो उसमें मध्यम बोलिएगा, उसको सिल्वर क्वेश्चन कहते हैं। जिसका जवाब ना आता हो कह दीजिए सॉरी सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, उसको कॉपर क्वेश्चन कहते हैं। एक भी गोल्डन क्वेश्चन आ गया तो मजा आ जाता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पर बल दीजिए, सिचुएशनल पर भी दीजिएगा, और आपने ये पहले कहीं काम किया है उसके बारे में सवाल आ सकते हैं। इस तरह से 20 तरह के सवाल हैं जिनके बारे में तैयारी करनी चाहिए। सर हमारे बहुत अच्छी बात, आपने जो एक सवाल का जवाब और आ गया इसमें, एक जिज्ञासा का, कि यदि हमारा प्रश्न गलत हो, हमारा उत्तर गलत हो, तो हमें उत्तर नहीं आता हो किसी सवाल का, तो कैसे उसको बचना चाहिए, या कैसे उसका जवाब दिया जाना चाहिए, या कैसे उसके लिए सॉरी कहा जाए। आपने उसका एक जवाब दिया। सर अभी एक एक और है कि कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड कैंडिडेट को उलझाने का काम करता है, वो कुछ ऐसे सवालों में ले आता है जहां व्यक्ति उलझने से लगता है। ऐसी उलझन भरी स्थिति से कैसे उभरा जा सकता है, इस पर आपके साथ मार्गदर्शन चाहते हैं। आपने 2 तरह के सवाल पूछे हैं।
एक तो सवाल आपने पूछा है, जब जवाब ना आए तो क्या करें, तो इसकी शिष्टाचार से कह दीजिए सॉरी सर, इस पर मेरी तैयारी नहीं है, सॉरी सर ये मेरा विषय नहीं है, सॉरी सर इसमें मैं आपको अधिक संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी सर आई एम इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ, आप कहें तो गेस कर लूँ ईयर का, गलत हो सकता है सर, वो कहेंगे अच्छा बताओ, तो गलत भी हो जाए फिर नंबर नहीं कटेंगे, पर गलत जवाब नहीं देना है, झांसा नहीं मारना है, बहुत पछताएगा बंदा वो। जैसे किसी ने मैंने पूछा कि आपकी 3 शक्तियां, आपकी स्ट्रेंथ बताइए, और उसमें स्ट्रेंथ आपने बता दी कि मैं एक अच्छा जनाब मुझे साहित्य का शौक है या भाषा का शौक है, और आपने गलत बता दिया तो आप पिट जाएंगे। तो आप कोई सवाल का जवाब गलत मत दीजिए, बी फ्रैंक, नो गेसेस, और करके चुप रहना और जवाब ना देना, रुक जाना, क्या जरूरत है, आगे बढ़िए ना प्लीज। हाँ अब देखिए मजेदार बात बताऊं, अपनी बात कह रहा हूँ एक मजेदार, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का स्टूडेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही था। हमारे जमाने में दिग्गज लोग हुआ करते थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, फिर भी माथो जैसे लोग, चलैया साहब जैसे लोग, राजकृष्णा जैसे लोग, खैर बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था। उसे पर्सनैलिटी टेस्ट होता था, उसमें खूब इंटरव्यू लेने के लिए यूपीएससी का चेयरमैन आता था, एक आईएएस अफसर आता था, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा, मुझे जवाब नहीं आया, मैंने कहा सॉरी, सेकंड सर सॉरी, थर्ड सब जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, चौथा पांचवा छठा, भारद्वाज जी 6 सवालों का जवाब मैंने नहीं दिया, मेरा जो खत्म हो गया ना, मैं तो घबराहट से उठ के चला जा सकता हूँ बाहर। मैंने कहा साहब देखिए भाग्य की बात देखिए, जो मुझे आता है आप पूछ नहीं रहे हैं, और जो आप पूछ रहे हैं मुझे नहीं आता है। आपसे चेयरमैन ने पूछा, मैंने कहा सर मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछिए ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बताओ। जो आईएएस था वो ट्रांसफर से आहत था, मुझे पता था, बार बार उसका ट्रांसफर होता था, तो मैंने ट्रांसफर जल्दी जल्दी करने के कई नुकसान बताए कि कंटिन्यूटी नहीं आती, मोरल डाउन होता है, मोटिवेशन कम होता है, स्पेशलाइजेशन नहीं होता, अनसर्टेनिटी आती है, वगैरह वगैरह। तो उसको जनाब खूब बोले। मेरा गोल्डन क्वेश्चन था, कुल 13 सवाल पूछे कि मुझे, मैंने 7 का जवाब नहीं दिया, और भारद्वाज जी आपको जानकर खुशी होगी, आई वॉज फर्स्ट। 6-7 सवालों का जवाब नहीं देने वाले बंदे को आपने फर्स्ट डिक्लेयर किया है, क्यों? गोल्डन क्वेश्चन 1-2 आ गए, सिल्वर क्वेश्चन बाकी आ गए, और पर मैं पिट गए तो क्या हुआ, पर पहले 6 सवालों में जवाब ना आना, उसके बाद हिम्मत करके बैठे रहना और ये कहना कि साहब जो आप पूछ रहे हैं मुझे नहीं आता, पर किस्मत की बात है जो मैं जानता हूं आप पूछ नहीं रहे। बोर्ड आप कहेंगे नाराज हो, बोर्ड नाराज होता ही नहीं है सर, बड़े भले लोग होते हैं, तो ऐसे जनता मत करिएगा नहीं आता। अब आपने कहा कि स्ट्रेस का आ जाए, तो घबराने की बात नहीं है, वो आपको जरूर टेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपको जवाब आता है दे दीजिए, नहीं तो अक्सर साहब मैं इस उलझन में हूं कि मैं सही हूं कि नहीं, क्षमा चाहता हूं, छोड़ देंगे वो आपको। अरे आप बच्चे ही तो हो उनके, साफ साफ बोलो ना, क्या दिक्कत है, आगे बोलिए सर। सही बात, सही बात। सर एक हमारे एक दर्शक ने हमारे सर आज के इस कार्यक्रम में 5 सवालों का एक पैटर्न है, और अब समय हो चला है हमारे मिस्टेक्स नहीं पूछेंगे, उसमें एक सवाल आएगा, हाँ सर आएगा, वो उसी में है सर, उसमें एक पार्ट है। और हमारे सर आज के 5 सवालों का जो दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों ने जो लिखे हैं, उनमें से हम एक सवाल आपके साथ कुछ सवाल शेयर करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है प्रतिभा ने। प्रतिभा ज्यादा पूछना चाहती है कि हमारे जिनके साथ हम एक ग्रुप में काम करते हैं, कई बार उनमें कुछ चालाक लोग होते हैं जो अपनी चीज शेयर नहीं करते, हमें वो झूठ बोलते हैं, गुमराह कर देते हैं, और अपनी तैयारी में लगे रहते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ लेकिन कई बार मजबूरी होती है कि वो हमारे प्यारे से दोस्त भी हैं, तो कैसे तैयारी की जाए ऐसे ग्रुप में, या क्या किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में? जो मिल ले वो ले लो, जो उससे मिलता है वो ले लो, उपकार अधिकार नहीं होता, वो जो भी दे रहा है ठीक है, पर अपने पैरों पर खड़े रहो, ऐसे मत बनो जो आपको पसंद नहीं है। सुनिए, यदि आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं दे रहे सहायता, छुपाते हैं, सब करते हैं, नुकसान उनका भी हो रहा है, क्योंकि आपसे भी नहीं ले पाएंगे वो, आप अलग हो जाओगे या आप भी चालाक बनोगे, चालाक के साथ चालाक बनना पड़ता है। पर ये क्या की धोखेबाजी की दोस्ती है, ऐसे लोगों के साथ ना रहने से अकेला काम करना ही बहुत अच्छा है। मैं तो ऐसे लोग पसंद नहीं करता जो धोखा देते हो, स्वार्थी हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा, मेरा शुरू से ही मानना है
कि जो कंबाइंड स्टडी करते हैं उनके चांसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा अच्छे होते हैं। सर टीम वर्क होता है सर। एक बात, ईमानदारी से एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और आई टेल यू वन थिंग सर, एक सर, मैं अमेरिका में जब पीएचडी कर रहा था, हमारी दोस्तों की टीम थी 10 लोगों की। हम लोग रेगुलर रोज मिला करते थे 1 घंटे और डिस्कस करते थे। इतना कुछ वो सिखाते थे। हर आदमी कोई ना कोई सिखाता था। एक बार मैंने कोई नई चीज कही, अरे वी नेवर न्यू रमेश दिस थिंग, बड़ी खुशी हुई। तो हम सब लोग एक दूसरे सीखते थे। उसका ये नतीजा हुआ भारद्वाज जी, हम सब ने जल्दी 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 पीएचडी कर ली, सब ने। बहुत अच्छी बात करी, एक दूसरे की मदद ली। इसलिए आप ऐसे लोगों को से डरिए मत। हिंदुस्तान में ये है प्रॉब्लम, जो लोग अंदर से असुरक्षित होंगे वो ऐसा करेंगे। सर एक हमारे दर्शक हैं किरण राज, उन्होंने जानना चाहा है कि इंटरव्यू देने वाले को क्या नहीं करना चाहिए, इस पे आपका फोकस चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं। अच्छा, मिस्टेक्स टू अवॉइड है ना। मैंने सोचा था कि आप ऐसे सवाल पूछेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है, है ना। मिस्टेक्स टू अवॉइड, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और दिस इज सिग्निफिकेंट। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ मिस्टेक्स टू अवॉइड कौन सी होती है। चलिए, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए, मेरी ही किताब है ये, साक्षात्कार पर, तो मैं इसी में से लिए हैं। तो जरा सी आपको मैं, लास्ट चैप्टर है मेरा, इसमें मिस्टेक्स टू अवॉइड पर केवल पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं। साक्षात्कार में इन त्रुटियों से बचिए, 125 नंबर का है ये मेरा पेज। सुनिए, पहली चीज तो ये है कि आप देरी से ना पहुंचे इंटरव्यू बोर्ड के, टाइम से पहुंचे, पहले पहुंचे। नंबर 2, थके हुए मत जाइए, मस्तिष्क की थकान नहीं होनी चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए, सवेरे नहीं पढ़ना चाहिए, इंटरव्यू से ठीक पहले भी नहीं पढ़ना चाहिए, शांत, धीर, गंभीर। नंबर 3 गलती हम करते हैं, नए कपड़े, फैशन या अत्यधिक साज सज्जा कर लेते हैं, वो नहीं करनी है। चौथा, आखिरी मिनट की घबराहट, अरे क्या होगा, अरे देख लूं, अरे मेरे परेशानी हो रही है, पता नहीं इंटरव्यू अच्छा हो जाए, मम्मी 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 याद आ रही है, भैया 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 उस वक्त फोन कर रहे हैं। नो, प्लीज डोंट डू इट, ये गलती है। जल्दबाजी में प्रवेश मत करो, जल्दी से भाग रहे हैं अंदर और कागज गिर रहा है, टक्कर लग रही है इस कुर्सी से, क्या फायदा है। छठा ये है कि शारीरिक भाषा दोषपूर्ण मत रखिएगा, टांग के ऊपर टांग नहीं रखनी है। कई लोग टांगे हिलाते रहते हैं, कई लोग अपने बाल जो है वो ऐसे ठीक करते रहते हैं, कोई अपने चेहरे पर यूं कर लेते हैं, कोई होंठ पूछते रहते हैं, कई अपना कॉफी पीने लग जाते हैं जो सामने पे आई है उनके लिए, मत पीजिएगा। और कई लोग जो है वो कुर्सी सरकाते रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो सवाल पूछ रहा है उसकी ओर देखते ही नहीं, चेयरमैन की ओर देखने लग जाते हैं। भाई आप आई कांटेक्ट उससे रखिए, जो सवाल पूछ रहा है बंदा, उससे बात करिएगा। जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और ये हम बॉडी लैंग्वेज ही करते हैं। बुरा नहीं मानिए किताब क्योंकि मेरी, इसलिए मत मानिए मैं नकल कर रहा हूँ। अगली बात यह है कि आत्मप्रशंसा करने लगते, अपनी तारीफ करने लगते, मैंने वो इनाम पाया, मैंने वो किया, मैं बेटा, मैं मेडल, मुझे मेरा सर्टिफिकेट देखिए। अरे भाई, सब पता है उनको जो करना है, आपके इंटरव्यू पे नंबर मिल रहे हैं, अगर आप इतनी अच्छे हैं तो आपके इंटरव्यू में अपने आप आ जाएगा। आवाज में असंतुलन करते हैं, जोर से बोलने लग जाते हैं, धीरे बोलने लग जाते हैं, तेजी से बोलने लग जाते हैं, बहुत ही धीमे बोलने लग जाते हैं, स्पीड में भी या वॉल्यूम में भी। अगली बात यह है कि लंबे लंबे उत्तर देने लगते हैं या अधूरे से उत्तर देते हैं, छोटा बोल देते हैं, उनको तकलीफ होती है बार बार सवाल पूछने में। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की स्थिति क्या है? सब हालत खराब ही है। ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। आप स्टेटिस्टिक्स बताइए, जीडीपी की बताइए, पर कैपिटा की बताइए, प्रोडक्शन की बताइए, प्रोडक्टिविटी की बताइए, कंजम्पशन की बताइए, शेयर मार्केट की बताइए। आपसे पूछा गया है सवाल, आप आधे अधूरे मत दिए। प्रश्न ध्यान से नहीं सुनते कई लोग। सर एक बार फिर से बता दें, उत्तर नहीं आने पे निराश हो जाते हैं। अरे भी क्यों निराश हो रहे हो, अगला सवाल आएगा ना आपका। अगली बात यह है कि कोई भी रुझान बताते हैं, जैसे मालूम पड़ जाता है कि आप बीजेपी की तरफ है या मोदी जी की तरफ है। नो, आप किसी भी सरकार को या किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी नेता के पक्ष विपक्ष में मत भूलिए प्लीज। सरकार की आलोचना नहीं करनी है, ठीक है, सुझाव जरूर देना है। आप नहीं मानते कि कोविड में आपने अभी जो हुआ है सेकंड वेव, उसमें हम संभाल नहीं पाए। सर एक बहुत सडन आई वेव और दुनिया भर में एक तरह से हताशा आ गई। हम लोग तैयार नहीं थे, पर सब जिसके बाद जो सब लोग मिलकर काम किया, सारे प्रशासकों ने, पुलिस वालों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सब ने मिलकर काम किया, उसकी प्रशंसा करिए। और सब अगर थर्ड वेव आएगी, जो मुझे नहीं लगता आएगी, तो देखिएगा कि हमारी वो गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी जो सेकंड वेव में थी।
अब आपने क्या किया, पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव नहीं बोलना है। और अगली बात यह है कि आप अनावश्यक आलोचना मत करिएगा। आप सेवा में क्यों आना चाहते हैं, साहब इसमें बड़ी शान है, शौकत है, सारी सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, ये फिर कहेंगे आप कहीं और ले लीजिए। और ये कहना साहब मैं सेवा के लिए आ रही हूँ सिर्फ, कि साहब देखिए IRAS में आने या किसी भी सर्विस में आने के जो मुख्य लाभ है, परिवेश बड़ा है, कैनवेस बड़ा है, सब तरह के लोगों के साथ संपर्क आने का एक अवसर है, सीखने का है, नए नए पदों में जाने का है, समाज में प्रतिष्ठा भी है, अच्छा काम करने वाले ईमानदार आदमी की इज्जत है और मन में संतोष है। इसलिए मैं इस सेवा में आना चाहता हूँ। अंत में धन्यवाद ना कहना, प्लीज धन्यवाद जरूर कहिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी कमजोरियां बताएं तो ऐसी कमजोरी मत बताइए जो आपका नुकसान हो। अच्छा, आपने 3 कमजोरियां बताइए। साहब एक तो बड़ा आलसी हूँ, आउट। साहब मैं तो समय का प्रबंधन बिल्कुल नहीं करता हूँ, अरे लापरवाह आदमी है। सब मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, ये तो अपना नुकसान कर लिया आपने। कहने का तरीका सुनिए। सर मैं समझता हूँ मुझे और अधिक ध्यान से प्लानिंग से काम करना चाहिए। पूछ रहा है कमजोरियां, आप जवाब दे रहे हैं कैसे दूर करूंगा। और साहब मैं समझता हूँ कि मुझे और अधिक पढ़ने का शौक डेवलप करना चाहिए, मेरा टाइम मैनेजमेंट और बेटर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कुछ कमियां मुझ में हैं जो दूर करूंगा। तो मैं कर भी रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ। तो आप अपना रूप ऐसा मत बनाइए कि वो कहें अरे यार ये तो लायक ही नहीं है। सर एक दर्शक ने लिखा है कि यदि हम अपनी कमियां बता दें तो उस कमियों बताने से इंटरव्यू बोर्ड पर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। और क्या कहा, आप कमियां बताने का तरीका तो होना चाहिए ना, है? तो आप ऐसी कमियां बताइए जो सब में है। सब मुझे निर्णय लेने में कई बार देरी हो जाती है, मैं इस बारे में अधिक सचेत हो रही हूँ। सब बोर्ड मेंबर भी ऐसे करते हैं, इसमें चीज नहीं है। जैसे क्या क्या कमियां हैं, टाइम मैनेजमेंट की कमियां सबको हैं, डिसीजन मेकिंग की कमियां सबको हैं। एक बार एक IAS कोर्स आया था मेरे पास OTS में, 6 to 9 years सीनियरिटी का भी था और 11 to 18 का भी था। मैंने कहा विच इज योर बेसिक नीड इन विच यू वांट ट्रेनिंग। पता है आपको क्या कहा IAS वालों ने, वी नीड मोर ऑफ डिसीजन मेकिंग, वी नीड मोर ऑफ केस स्टडीज। डिसीजन मेकिंग नेपोलियन ने कहा था सबसे मुश्किल चीज है। तो अगर आप कहते हैं मैं डिसीजन मेकिंग में कमजोर हूँ तो बुरा नहीं मानेगा। टाइम मैनेजमेंट में सबको कमियां हैं। पढ़ने का शौक, हॉबी डेवलप नहीं कर पाया मैं, टाइम मिलता ही नहीं किसी को इंडिया में हॉबी क्या होती है। तो कमजोरी ऐसी बिल्कुल नहीं बताना कि मैं आलसी हूँ, मुझे नॉलेज नहीं आती, मेरी जनरल खराब है, मेरा गुस्सा ज्यादा है, मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ, तो ये तो अपने आत्महत्या करने के बराबर है। ये सब कुछ कहना मत कहिएगा, और हैं तो दूर करिए ना, हैं तो दूर करिए। कोई कमजोरी ऐसी नहीं है किसी व्यक्ति में जो ईश्वर ने जिसको बनाया, जो निश्चित रूप से इस लायक ना हो कि जिंदगी में शान से ना जी सके। Everybody has a right to live, everybody can live, everybody has strengths, some weaknesses, nobody is perfect, only God is perfect. So what, why should I lack confidence in saying कि हाँ मेरे में ये कमियां हैं। कमियों की जगह सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं कमियों की। सर एक पंकज शर्मा ने लिखा है कि जो साक्षात्कार में जो तार्किक विश्लेषण से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं या सिचुएशनल जो प्रश्न आ जाते हैं, उनकी तैयारी का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? उसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती जब तक कि आप खुद ही प्रशासन में ना हो। या आप एक काम करें, आप इंटरव्यू से पहले 2-3 प्रशासकों से बातचीत करें, है ना। 1000 तो RAS हैं, 700-800 RPS हैं, अकाउंट सर्विस के लोग हैं, सुनिए रिटायर्ड लोग हैं, IAS हैं, उनके साथ बात करिए, प्रशासन को समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप निश्चित रूप से जवाब दे सकेंगे, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल द सिचुएशंस। आप कॉमन सेंस का सहारा लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दफ्तर को घेर लिया है स्टूडेंट्स ने, वो मांग कर रहे हैं एग्जामिनेशन टालने की, कॉलेज से आ गए हैं और आप SDM में, आप क्या करेंगे? सब मैं ये कहूँगा कि उनमें से जो 4-5 लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव बन के आ जाएं। तो और मैं साथ ही में कॉलेज प्रिंसिपल और DLO जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर एजुकेशन का, उसको बुला लूँगा, सबको शांत करूँगा, कहूँगा मैं आपकी बात सुनूँगा तर्क लेकर के, फिर मैं निर्णय खुद नहीं करूँगा सर, निर्णय तो उन्हीं पर छोड़ूंगा, राजस्थान सरकार ही निर्णय लेगी। तो परंतु मैं उनकी सबकी बात सुनकर कहूँगा भी आप जो कह रहे हैं पूरा मैं लिख करके ना
मैं आपको इनको भेज रहा हूँ, चिंता मत करिए, आप शांति से जाओ, आपका हित हम संवर्धन करेंगे। तो मतलब आप कॉमन सेंस से जवाब दे सकते हैं। अब आपको लॉ तो याद है नहीं, सीआरपीसी, आईपीसी, रेविडेंस एक्ट, पुलिस एक्ट तो आपको याद है नहीं जो आप उसके रेफरेंसेस दें, इसलिए आप कॉमन सेंस की बात करें। में आप हमारे बीच पधारे और आज आपने हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।